नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, केंद्र को नया ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए, देश भर में नियमों का विरोध प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं है और इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोर्ट ने यह टिप्पणी मृत्युंजय तिवारी, एडवोकेट विनत जिंदल और राहुल दीवान की याचिकाओं पर की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि नए नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं। यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया था। इसका देश भर में विरोध हो रहा है। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अगली सुनवाई अब 29 मार्च को होगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मुसलमान रिक्शा वाला अगर 5 रुपए मांगे तो उसे 4 रुपए दो, हेमंत बिस्व शर्मा के बयान पर भड़की कांग्रेस। जी हां दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के मियां वाली टिप्पणी पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने गुरुवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि असम के सीएम संविधान की शपथ लेकर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और देश में नफरत के बीज बो रहे हैं। कांग्रेस ने हेमंत बिस्व शर्मा का एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वह कह रहे हैं कि कोई मुसलमान रिक्शा वाला अगर 5 रुपए मांगे तो उसे 4 रुपए दो, खूब परेशान करो। दोस्तों, इस पर कांग्रेस ने कहा कि यह घटिया बयान असम के मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी के लाडले हेमंत बिस्व शर्मा का है। हेमंत बिस्व शर्मा संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, देश में नफरत के बीज बो रहे हैं। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन की पोल खोलने वाले नागरिक को अमेरिका में शरण मिली। उइगर मुसलमानों के हिरासत कैंप की वीडियो बनाई थी। जज बोले वापस भेजने पर जान का खतरा है। जी हां दोस्तों, चीन में उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार की पोल खोलने वाले चीनी नागरिक को अमेरिका में शरण मिल गई है। जज ने कहा कि अगर गुआन को चीन वापस भेजा गया तो उन्हें जान का खतरा हो सकता है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार गुआन हैंग ने शिनजियांग इलाके में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन को उजागर किया था। उसने 2020 में हिरासत केंद्रों की छुपकर फिल्म बनाई थी। गुआन 2021 में गैरकानूनी तरीके से अमेरिका पहुंचा था। अगस्त 2025 में उसे हिरासत में लिया गया था। मानवाधिकार समूहों का कहना है कि शिनजियांग में 10 लाख से ज्यादा उइगर मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के जबरदस्ती बंदी बनाकर रखा गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अजीत पवार की पत्नी महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बन सकती है। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी अध्यक्ष बन सकते हैं। पार्टी के शरद गुट में विलय की भी है चर्चा। जी हां दोस्तों, अजीत पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे ने सुनेत्रा से मुलाकात की। सुनेत्रा फिलहाल राज्यसभा सांसद है। वे अब अजीत पवार की बारामती सीट से चुनाव लड़ सकती है। वहीं दोस्तों, प्रफुल्ल पटेल के एनसीपी का अध्यक्ष बनने की भी चर्चा है। इस प्रस्ताव पर एनसीपी के नेता सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात करेंगे। उधर एनसीपी पार्टी का शरद गुट से भी विलय हो सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इकोनॉमिक सर्वे लोकसभा में पेश। प्रधानमंत्री ने कहा सरकार की पहचान रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। यूरोपियन बाजार खुलने से मैन्युफैक्चरर के लिए अवसर खुलेंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को कहा कि हमारी सरकार की पहचान रही है रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। अब हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं। उन्होंने कहा कि यह सत्र बेहद महत्वपूर्ण है। 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है। यह दूसरे चौथाई की शुरुआत है। 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये 25 साल बहुत अहम है। एक दिन पहले बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले एनसीसी कैडेट्स 20 लाख के पार, लड़कियों की संख्या भी बढ़ी, बधाई। मोदी ने अजीत पवार के निधन पर दुख भी जताया। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को दिल्ली कैंटोनमेंट करियप्पा परेड ग्राउंड में नेशनल कैडेट्स कोर यानी कि एनसीसी की रैली में शामिल हुए। रैली की थीम राष्ट्र प्रथम, कर्तव्यनिष्ठ युवा रही। प्रधानमंत्री ने एनसीसी में लड़कियों की संख्या बढ़ने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस बार भी बड़ी संख्या में लड़कियों ने शिविर में हिस्सा लिया। मैं खास तौर पर उन्हें बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ सालों में एनसीसी कैडेट्स की संख्या 14 लाख से बढ़कर 20 लाख हो गई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कमर्शियल जेट प्रोडक्शन का ग्लोबल हब बनेगा भारत, दुनिया को सप्लाई करेगा एयरक्राफ्ट। जी हां दोस्तों, भारत कमर्शियल जेट प्रोडक्शन का ग्लोबल हब बनने की ओर बढ़ रहा है। देश से पूरी दुनिया को एयरक्राफ्ट सप्लाई किए जाएंगे। एचएएल के साथ रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन यानी कि आरएसी का पैक्ट और अडानी ग्रुप और ब्राजील की एम्बेरियर में साइन हुआ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एमओयू इस बात की गवाही देते हैं। भारत सरकार की पीएलआई स्कीम इसे और हौसला देती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
युवराज सिंह बोले, सम्मान नहीं मिलने के कारण लिया था संन्यास, खुद से सवाल करने लगा था कि क्रिकेट क्यों खेल रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेटर युवराज सिंह ने जून 2019 में क्रिकेट से संन्यास लेने के पीछे की असली वजह बताई है। दरअसल दोस्तों, युवराज ने सानिया मिर्जा के साथ एक पॉडकास्ट में कहा कि उन्हें उस समय न खेलने में खुशी मिल रही थी और न ही टीम मैनेजमेंट और माहौल से वह सम्मान जिसके वे हकदार थे वह उन्हें मिल रहा था। दरअसल दोस्तों, 44 साल के युवराज ने कहा कि मैं अपने खेल का आनंद नहीं ले पा रहा था। जब मजा ही नहीं आ रहा था तो खुद से सवाल करने लगा कि आखिर क्रिकेट क्यों खेल रहा हूँ। सपोर्ट और सम्मान की कमी भी महसूस हो रही थी। युवराज ने आखिरी इंटरनेशनल मैच 30 जून 2017 को एंटीगुआ में खेला था। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ इस वनडे मुकाबले में 39 रन बनाए थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पार्टी में मतभेदों के बीच थरूर, खड़गे और राहुल गांधी से मिले, कहा सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। केरल चुनाव की मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस में पार्टी हाईकमान से मतभेद की खबरों के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात। तीनों के बीच बैठक संसद में खड़गे के कार्यालय में हुई। मुलाकात के बाद थरूर ने कहा कि मेरी पार्टी के दोनों नेताओं से बातचीत हुई, सब ठीक है, हम सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैंने हमेशा पार्टी के लिए प्रचार किया है। यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब थरूर और पार्टी लीडरशिप के बीच कुछ मतभेद सामने आए हैं। यानी दोस्तों, इस मीटिंग से यह साफ हो जाता है कि पार्टी के बीच में अब कोई मतभेद नहीं है और शायद इस मुलाकात की तस्वीरें जारी करने के पीछे यही एक मंशा रही हो कि लोगों को पता चल जाए और पार्टी वर्कर्स को भी पता चल जाए कि कांग्रेस पार्टी में शशि थरूर और कांग्रेस की हाईकमान के बीच में कोई भी मतभेद नहीं है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 10 साल में 4 गुना बढ़ गया होम लोन। पब्लिक में बैंकों का 37 लाख करोड़ बकाया। इसी के दम पर बढ़ रहा है रियल एस्टेट। जी हाँ दोस्तों, अपने घर का सपना तो हर किसी की आंखों में होता है, लेकिन मौजूदा समय में यह सपना बिना होम लोन के पूरा नहीं होता। पिछले 10 साल में होम लोन की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गई है। सरकार ने गुरुवार को संसद में पेश आर्थिक सर्वे में बताया कि साल 2015 से 2025 तक होम लोन का बकाया 4 गुना बढ़ गया है। हाउसिंग फाइनेंस की बढ़ती डिमांड से बैंकों का आम आदमी पर बकाया भी पिछले 10 साल में करीब 4 गुना बढ़ गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार हाउसिंग फाइनेंस लगातार बढ़ रहा है और मार्च 2025 के अंत तक व्यक्तिगत होम लोन का बकाया लगभग 4 गुना बढ़कर 37 लाख करोड़ रुपए हो गया है। सर्वे में बताया गया है कि होम लोन का जीडीपी में हिस्सा साल 2015 में 8% था, जो कि 2024-25 में बढ़कर 11% हो गया है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए, क्या लोन लेकर घर बनाना सही बात है या फिर गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा, केशव मौर्य स्टैंड नहीं ले सके, उनमें विवेक नहीं। सरकार अहंकार त्याग देती तो ये सब न होता। दरअसल दोस्तों, शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि अगर कोई कहे कि हमें भेजा जाएगा तब हम जाएंगे, तो इसका मतलब है कि उसमें स्वयं का विवेक नहीं है। विवेकशील व्यक्ति परिस्थिति को देखकर स्वयं निर्णय लेता है। यहाँ पर सरकार के प्रतिनिधियों को अपना स्पष्ट स्टैंड लेना चाहिए था, जो वे नहीं ले पाए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सनातन का अपमान करने वाली सरकारें दोबारा नहीं लौटती, लेकिन प्रयागराज में ब्रह्मचारी, बटुक, साधु, गृहस्थ, संगम स्नान करने वालों का अपमान किया गया। शंकराचार्य स्वयं सनातनी है, तो उनका अपमान सीधे सीधे सनातन का अपमान है। यदि सरकार अहंकार त्याग कर समय रहते अपनी भूल सुधार लेती तो यह स्थिति ही नहीं होती। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 40% गिग वर्कर्स की कमाई 15,000 से कम। इकोनॉमिक सर्वे में मिनिमम अर्निंग तय करने की सिफारिश। वेटिंग पीरियड के पैसे देने का सुझाव। जी हाँ दोस्तों, संसद में 29 जनवरी को पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे में गिग इकोनॉमिक पर चिंता जताई गई है। सर्वे के अनुसार भारत में लगभग 40% गिग वर्कर्स यानी कि फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स और अन्य प्लेटफॉर्म से जुड़े कर्मचारियों की महीने की कमाई 15,000 रुपए से भी कम है। रिपोर्ट में सरकार से सिफारिश की गई है कि गिग वर्कर्स के लिए प्रति घंटा या प्रति टास्क के आधार पर मिनिमम अर्निंग तय की जानी चाहिए। इसके अलावा काम के इंतजार के दौरान लगने वाले समय के लिए भी पेमेंट दिए जाने का सुझाव सर्वे में दिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मेलानिया ट्रंप की डॉक्यूमेंट्री ब्रिटेन में हुई फ्लॉप। लंदन प्रीमियर में सिर्फ एक टिकट बिका। अमेजन ने 340 करोड़ में राइट खरीदे थे। जी हाँ दोस्तों, मेलानिया ट्रंप पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेलानिया ब्रिटेन में फ्लॉप हो गई है। देश के सबसे बड़े सिनेमा संचालकों में से एक व्यू सिनेमा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम रिचर्ड ने बताया कि फिल्म को लेकर दर्शकों में लगभग कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही है। टिम के अनुसार लंदन के इस्लिंगटन इलाके में स्थित एक प्रमुख सिनेमाघर में शुक्रवार को दोपहर लगभग 3 बजे होने वाले पहले शो के लिए सिर्फ एक टिकट बिका। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
सोना एक दिन में 11,486 रुपए बढ़कर 1.76 लाख पर पहुंचा। चांदी 3 दिन में 68,228 रुपए महंगी 3.86 लाख हुई, दोनों ऑल टाइम हाई पर। जी हाँ दोस्तों, सोने और चांदी के दाम लगातार चौथे दिन अपने सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गए हैं। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJA के अनुसार आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 11,486 रुपए बढ़कर 1,76,121 रुपए पर पहुंच गया। 3 दिन में सोना 21,811 रुपए महंगा हो चुका है। वहीं दोस्तों दूसरी ओर चांदी की कीमतों की बात करें तो आज 1 किलो चांदी की कीमत 27,666 रुपए बढ़कर 3,85,933 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। दोस्तों पिछले 3 दिनों में चांदी की कीमत 68,228 रुपए बढ़ चुकी है। बात करें दोस्तों कैरेट के हिसाब से सोने की कीमत क्या चल रही है, तो दोस्तों अब 14 कैरेट सोना भी 1 लाख को पार कर गया है। 14 कैरेट सोने की कीमत 1,03,031 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 18 कैरेट सोने की कीमत 1,32,091 रुपए। 22 कैरेट सोने की कीमत 1,61,327 रुपए प्रति 10 ग्राम है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूरोप में होटल, दुबई में विला, विदेशों में छोटे खोमेनी की अरबों की है प्रॉपर्टी, खुलासे से ईरान में फिर आया उबाल। जी हाँ दोस्तों, ईरान में घनघोर सत्ता विरोधी प्रदर्शन झेल रहे सर्वोच्च नेता अली खोमेनी के बेटे की जायदाद को लेकर खुलासे से ईरान में हड़कंप मच गया है। ब्लूमबर्ग ने बुधवार को 1 साल लंबी जांच के आधार पर बताया कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खोमेनी के 56 साल के बेटे मोतजबा खोमेनी बिचौलियों के जरिए एक बड़ा विदेशी रियल एस्टेट नेटवर्क चलाते हैं। मोतजबा के पोर्टफोलियो में 138 बिलियन डॉलर से ज्यादा की लंदन की लग्जरी प्रॉपर्टी, दुबई के एक पोश इलाके में एक विला और फ्रैंकफर्ट और मालार्का में महंगे होटल शामिल है। मोतजबा के फाइनेंशियल पावर में पर्शियन गल्फ शिपिंग से लेकर स्विस बैंक अकाउंट और 100 मिलियन पाउंड यानी कि 138 मिलियन डॉलर से ज्यादा की ब्रिटिश लग्जरी प्रॉपर्टी तक सब कुछ शामिल है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंसेक्स 221 अंक चढ़कर 82,566 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 73 अंक चढ़ा। ऑटो और IT शेयर्स में रही बिकवाली। जी हाँ दोस्तों, शेयर बाजार में आज तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 221 अंक की तेजी के साथ 82,566 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में करीब 73 अंकों की तेजी देखने को मिली और ये 25,416 के स्तर पर बंद हुआ। आज के कारोबार में ऑटो, फार्मा और IT शेयर्स में गिरावट देखने को मिली। बात करें दोस्तों आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में टाटा स्टील, L&T और एक्सिस बैंक रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में एशियन पेंट्स, इंडिगो और SBI लाइफ रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केंद्र ने यूरोपीय यूनियन के सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई, 50 की जगह 20% की। हिमाचल एप्पल इंडस्ट्री पर संकट, ट्रेड डील से बागबान चिंतित। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार और यूरोपीय यूनियन के बीच बुधवार को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA साइन हो गया है। इस समझौते के बाद EU के सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी 50 से घटाकर 20% कर दी गई है। इससे हिमाचल की 5,500 करोड़ रुपए की एप्पल इंडस्ट्री के साथ साथ जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के सेब पर भी संकट खड़ा हो गया है। दरअसल दोस्तों, यूरोपीय यूनियन से अब सस्ता सेब भारत के बाजारों में आएगा। 1 महीना पहले मोदी सरकार ने न्यूजीलैंड के सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी 50 से घटाकर 25% कर दी थी। अब यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के लिए भी इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी गई है। हालांकि यूरोपीय यूनियन के साथ एग्रीमेंट 2027 में लागू होना है, यानी कि अभी 2 साल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी, 879 सड़कें और हजारों बिजली ट्रांसफर ठप। उत्तराखंड में सड़कों पर 4 फीट बर्फ। राजस्थान, यूपी और बिहार में बारिश की है संभावना। जी हाँ दोस्तों, पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को भारी बर्फबारी के बाद ऊंचाई वाले इलाकों में न्यूनतम तापमान -6 डिग्री से लेकर -1 डिग्री के बीच रहा। लाहौल स्पीति जिले के कुमकुम सेरी में सबसे कम -6.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। बर्फबारी के कारण हिमाचल में 4 नेशनल हाईवे सहित कुल 885 सड़कें और 3000 से ज्यादा बिजली ट्रांसफर ठप्प हैं। दोस्तों, पाइपलाइन में पानी जमने से वाटर सप्लाई भी बंद है, जिससे हजारों परिवार प्रभावित हुए हैं। उधर दोस्तों, उत्तराखंड में 2 दिनों से लगातार बर्फबारी के बाद आज धूप देखने को मिली। बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री में सड़कों पर अभी भी 3 से 4 फीट तक बर्फ जमी हुई है। वहीं दोस्तों, बिहार के भी 5 जिलों में आज रात बारिश हो सकती है। इसके बाद तापमान में गिरावट से ठिठुरन बढ़ जाएगी। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी राज्यों में भी दिख रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार सहित अन्य राज्यों में फिर से सर्दी और कोहरे का असर बढ़ गया है। यूपी के गोरखपुर में सुबह बारिश हुई। कल अयोध्या, लखनऊ समेत 9 शहरों में बारिश होने की संभावना है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान की गजब फजीहत, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी, कहा वहां जाने से बचें।
जी हाँ दोस्तों, दुनिया के सामने पाकिस्तान की एक बार फिर बड़ी फजीहत हुई है। अमेरिका के विदेश विभाग ने सुरक्षा चिंताओं का, अपराध, आतंकवाद और अपहरण के खतरों का हवाला देते हुए अपने नागरिकों से पाकिस्तान की यात्रा करने से बचने का आग्रह किया है। 26 जनवरी को जारी हुई एक ट्रेवल एडवाइजरी में कहा गया है कि क्राइम के बढ़ते मामले में पाकिस्तान को लेवल 3 श्रेणी में रखा गया है, जो अमेरिकी यात्रियों के लिए बड़े खतरे का संकेत देता है। एडवाइजरी में चेतावनी दी गई है कि पाकिस्तान में आतंकवादी हमले बिना किसी चेतावनी के हो सकते हैं और आम लक्ष्यों में ट्रांसपोर्ट हब, होटल, बाजार, शॉपिंग मॉल, सैन्य सुरक्षा ठिकाने, हवाई अड्डे, ट्रेनें, स्कूल, अस्पताल, पूजा स्थल, पर्यटन स्थल और सरकारी इमारतें शामिल हैं। यानी कि दोस्तों, अमेरिका ने सीधे सीधे पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती कर दी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। टेस्ला का बड़ा फैसला, एलन मस्क ने बंद की अपनी लेजेंडरी कारें, अब एआई और रोबोटिक्स से बदलेगी दुनिया। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिक वाहन ईवी क्रांति के जनक एलन मस्क ने एक बार फिर पूरी दुनिया को चौंका दिया। टेस्ला ने आधिकारिक तौर पर अपनी 2 सबसे प्रतिष्ठित और प्रीमियम कारों मॉडल एस और मॉडल एक्स का उत्पादन बंद करने का निर्णय लिया है। यह फैसला केवल एक मॉडल बंद करना नहीं है, बल्कि टेस्ला के भविष्य के स्वरूप को पूरी तरह बदलने की एक सोची समझी रणनीति है। दरअसल दोस्तों, एलन मस्क अब टेस्ला को एक कार कंपनी से बदलकर दुनिया की सबसे बड़ी एआई और रोबोटिक्स फर्म बनाने की राह पर निकल पड़े हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। फोन टैपिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बढ़ सकती है मुश्किलें, एसआईटी ने भेजा नोटिस, इस दिन होगी पूछताछ। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना पुलिस के विशेष जांच दल एसआईटी ने पूर्ववर्ती भारत राष्ट्र समिति बीआरएस सरकार के कार्यकाल में फोन टैपिंग होने के सवाल की जांच के सिलसिले में पार्टी प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को पूछताछ हेतु पेश होने के लिए गुरुवार को नोटिस जारी किया। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। देहरादून में ये कश्मीर नहीं है, इन्हें मार दो बोलकर कश्मीरियों को पीटा गया, नाबालिग का हाथ तोड़ा, आरोपी बोले तुमने पहलगाम में हमारे लोगों को मारा। जी हाँ दोस्तों, देहरादून में 2 कश्मीरी लड़कों को दुकानदार ने रोड से पीटा। घायलों का आरोप है कि दुकानदार को जैसे ही पता लगा कि वो मुस्लिम है और कश्मीर से है तो वह भड़क गया और गाली गलौज करता हुआ मारपीट करने लगा। इस दौरान दुकान के पास बैठे कुछ और लोग भी वहां पर पहुंच गए और फिर सबने मिलकर लाठी डंडों और रोड से पीट कर दोनों को बुरी तरह जख्मी कर दिया। घायल लड़के ने बताया कि मारपीट करने वालों में दुकानदार के साथ एक महिला भी थी। वह कह रहे थे कि ये कश्मीर नहीं है, यहाँ कश्मीरी नहीं चलेगी, ये मुस्लिम है, इसको जिंदा मार दो, तुमने पहलगाम में हमारे लोगों को मारा है, अब तुम्हें बताएंगे। दरअसल दोस्तों, यह घटना बुधवार शाम को देहरादून के विकास नगर में हुई। हमले में 18 साल का दानिश और एक नाबालिग लड़का घायल हुआ है। नाबालिग का हाथ टूट गया और सिर में गंभीर चोटें लगी है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्या इस तरह की घटनाएं भारत देश में शोभा देती है या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाईकोर्ट बोला, शादी के बाद साथ नहीं रहे तो रजिस्ट्रेशन औपचारिकता, 1 साल से पहले तलाक से इनकार करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि शादी के बाद अगर पति पत्नी साथ नहीं रह रहे हैं तो शादी की रजिस्ट्रेशन एक औपचारिकता से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस रेणु भटनागर की डिवीजन बेंच ने कहा कि इसका इस्तेमाल 1 साल में तलाक लेने से इनकार करने के लिए नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट बुधवार को एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। महिला ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें शादी की तारीख से 1 साल पूरा होने से पहले आपसी सहमति से तलाक के लिए ज्वाइंट याचिका पेश करने की अनुमति खारिज कर दी गई थी। याचिका में कहा गया कि दोनों पक्ष कभी एक दिन भी साथ नहीं रहे, शादी कभी पूरी नहीं हुई और दोनों शादी से तुरंत बाद अपने अपने माता पिता के घरों में अलग अलग रहने लगे हैं। फैमिली कोर्ट ने HMA की धारा 14 के तहत तलाक की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि पक्ष असाधारण कठिनाई का मामला साबित करने में विफल रहे हैं। कोर्ट के अनुसार शादी को बचाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए। कोर्ट ने यह भी कहा कि शादी के तुरंत बाद रजिस्ट्रेशन उनके असाधारण कठिनाई के दावे के खिलाफ है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर कोई 2 व्यक्ति शादी के बाद साथ में नहीं रहना चाहते हैं तो उन्हें जबरदस्ती बाध्य करना शादी में रहने के लिए सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारतीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है तो जल्दी से वह संख्या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।